हेलो बच्चों, आइए आज के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन में हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। एक राज्य के राज्यपाल को स्वविवेकी शक्ति जो दी गई है, इनमें से कौन है, यानी कौन राज्यपाल के स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है। तीन ये जो दिए गए हैं, ये चार जो इनके दिए गए हैं स्टेटमेंट, इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। तो आइए देखा जाए क्या क्या है। नंबर फर्स्ट है, सेंडिंग ए रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। अंडर आर्टिकल 356 बच्चों प्रेसिडेंट रूल की व्यवस्था है, और इसके लिए व्यवस्था है किसी भी स्टेट का गवर्नर है, अगर उस स्टेट में, उस राज्य में राज्य की सरकार रूल शासन करने में फेल है, असफल है। अगर ऐसा लगता है गवर्नर को कि राज्य की सरकार शासन करने में फेल है, असफल है, तो ऐसे परिस्थिति में गवर्नर को स्वविवेकी शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे इस बात की। तो गवर्नर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए जो रिपोर्ट सूचना देता है, ये बातें गवर्नर की स्वविवेकी शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर है, अपने बुद्धि विवेक से देता है, ये किसी के द्वारा रिकमेंडेड नहीं, बिल्कुल सत्य है, सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला सेंटेंस। सेकंड है, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, यानी मंत्रियों की नियुक्ति। दरअसल मंत्रियों की नियुक्ति जो स्टेट में गवर्नर करते हैं, ये गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर, स्वविवेकी शक्ति नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, किसी भी स्टेट गवर्नर में, राज्य की सरकार में कोई मिनिस्टर होता है, तो आप जानते होंगे गवर्नर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एनी स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर। किसी भी राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बट मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की अनुशंसा सिफारिश पर उस राज्य की सरकार में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि अपने बुद्धि विवेक, अपने विचार से जिसको चाहे मंत्री नियुक्त कर दें, ये पावर नहीं। पावर किसको है? पावर है ये मुख्यमंत्री को रिकमेंड करने का। ये सिर्फ सिग्नेचर करेंगे गवर्नर, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। मंत्री नियुक्ति की पावर राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। सेंटेंस नंबर सेकंड, स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो समझेंगे, दरअसल अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है बिल रिजर्व करने का। माना कि कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो चुका है, तो गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट का विचार जानने के लिए, और ये पावर गवर्नर को बिल रिजर्व करने का, विधेयक आरक्षित करने की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को दिया है अंडर आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल ऐसा करता है। ठीक है, तो ये दिया गया है कि रिजर्विंग सर्टेन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के विचार के लिए जो ये बिल आरक्षित करते हैं, ये पावर है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, और अंडर आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट इस बिल पर विचार करता है। अगर फाइनेंस बिल या ऑर्डिनरी बिल है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट है तो विचार दे देगा या रोक लेगा बिल को, बिल बर्बाद हो जाएगा। अगर रोक लिया तो सैंक्शन, सहमति दे दिया तो एक्ट बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये बिल को रिटर्न भी करता है। तो प्रेसिडेंट ने अगर बिल को रिटर्न कर दिया, समाप्त नहीं किया, रोका नहीं, बिल को वापस कर दिया, कोई भी कमी उसमें दिखता है तो राष्ट्रपति ने गवर्नर को वापस किया कि स्टेट गवर्नमेंट को इसे वापस कीजिए, ये कमियां हैं, सुधारें। माना कि स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिकेटेड जो डिफेक्ट, डिमेरिट्स थी, जो कमियां थी, उसको सुधार दिया और अब सेंड किया।
तो राष्ट्रपति बाउंडेड नहीं है सिग्नेचर करने के लिए सैंक्शन के लिए। सुधार करके भेजी है गवर्नमेंट, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सुधार किए गए भेजे गए बिल को राष्ट्रपति चाहे तो सिग्नेचर करेगा या नहीं करेगा। अगर सिग्नेचर कर दिया तो एक्ट बन गया, नहीं सिग्नेचर किया तो बर्बाद होगी। इसीलिए यूपीपीसीएस से यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कोई बिल जो रिजर्व है बाई गवर्नर, उस बिल का एक्ट बनना डिपेंड करता है। और ऑप्शन दिया था, निर्भर करता है इनमें से किस पर। ऑप्शन दिया था राज्यपाल, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन मुख्यमंत्री और डी राष्ट्रपति। सही जवाब इसका होता है राष्ट्रपति। ऐसा कोई बिल जो अंडर आर्टिकल 200 स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व है प्रेसिडेंट के विचार के लिए, वो बिल का एक्ट बनना, उस विधेयक का अधिनियम बनना निर्भर करता है किन पर, राष्ट्रपति पर। तो सेंटेंस नंबर 3 सही है। सेंटेंस नंबर 4 है मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मेकिंग द रूल्स ऑफ द कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के बिजनेस संबंधी जो मेकिंग रूल होता है इनके द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। गवर्नर को ऐसा पावर नहीं है कि बिजनेस से संबंधित रूल मेकिंग, कंडक्ट, आचार संहिता वगैरह ये सब तैयार करें। ये इनको अधिकार अपने बुद्धि विवेक से नहीं है कि ऐसा कर सके। तो इसलिए इस सभी स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट में सही है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट यानी प्रेसिडेंट रूल के लिए ये रिपोर्ट देते हैं और थर्ड बिल आरक्षित करते हैं लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास बिल। यानी इस क्वेश्चन का जवाब होगा बी, क्योंकि 1 और 3 इसमें दिया है। सही जवाब यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट का फंक्शन क्या देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट की मीटिंग, मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उनके लिए एजेंडा तैयार करना, ये रियली देखा जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरीट की जिम्मेदारी होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, और सेकंड दिया है सेक्रेटरीट असिस्टेंस टू कैबिनेट कमेटी। तो कैबिनेट जो कमेटी होती है, सचिवालय, उनको काफ़ी हद तक सहायता करता है। तो सेक्रेटरीट जो होता है सचिवालय, इसीलिए कहा जाता है कि शासन प्रशासन का वो केंद्र है। तो कैबिनेट कमेटी के लिए ये बहुत बड़ा सहयोगी होता है, सहायता करता है, अनेक तरह की सहायता, ये सहयोग जानकारी देता है। थर्ड है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ये एलोकेशन बंटवारा नहीं करता, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट की जिम्मेदारी नहीं। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट की जिम्मेदारी में जो आता है, उनके फंक्शन में आता है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग एंड सेकंड सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमेटी। सचिवालय जो सहायता दिए जाते हैं ये कैबिनेट कमेटी को, ये बिल्कुल सही है, कैबिनेट कमेटी को ये सहयोग इनके द्वारा मिलता है। तो इसलिए सही ऑप्शन 1 और 2 है, और 1, 2 सही है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट in India can be larger in size than half of legislative assembly of that particular state। अर्थात इसमें कहा जा रहा है किसी विशेष राज्य, किसी भी राज्य के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का आधा होता है, यानी इनका यही स्ट्रेंथ होता है। लेकिन ये गलत जवाब है। व्यवस्था ये दिया गया है कि किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 होगी। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, और मिनिमम कितना, 40 मेंबर। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है पर्टिकुलर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट, द गवर्नर
ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ये भी गलत है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं, गवर्नर को पावर नहीं है नॉमिनेट करने का, ना अपॉइंट करने का, ये पावर नहीं है। हाउस अपने में से चुनती है, मेंबर चुनते हैं। तो ये भी गलत है। अर्थात इस क्वेश्चन का जवाब होगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द, अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली के नेचर क्या है, उनकी विशेषता, इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। तो ये है लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का पहचान नहीं। आप बताइए प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूएसए। लोकसभा के सिमिलर वहाँ हाउस क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उनके भी मेंबर डायरेक्ट इलेक्टेड हैं, बट पार्लियामेंट्री नहीं है, प्रेसिडेंशियल। देखा आपने, तो दोनों में होते हैं। अर्थात ए ऑप्शन गलत है। बी है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करता है, ये भी नेचर नहीं है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व, ये भी नेचर नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल में भी ऐसा होता है कि हाउस परमानेंट, ठीक है, उनके भी इलेक्शन एटसेट्रा, लेकिन ये भी नेचर नहीं। सही है, अब उसको देखें ये सही है कि नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, द बेस्ट ऑप्शन यही है। देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का नेचर है कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, कलेक्टिवली यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी सामूहिक रूप से संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये इनका नेचर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। और इसी के साथ बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों होगा, ये होगा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में जो व्यवस्था दिया गया है वो इस प्रकार से। फिफ्थ में जो व्यवस्था दिया गया है वो व्यवस्था है, फर्स्ट है, द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर रिजेक्ट टू अमेंड ए मनी बिल। बिल्कुल सत्य है, राज्यसभा को पावर नहीं है कि मनी बिल को रिजेक्ट करे। मनी बिल के मामले में राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन रोकने का पावर है। आगे दे रहा है, द राज्यसभा कैन नॉट वोट द डिमांड और ग्रांट। बिल्कुल ये भी सही है। तो डिमांड या ग्रांट जो होते हैं, मांग या अनुदान जो होते हैं, इन पर राज्यसभा को पावर नहीं दिया गया है वोट करने का। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट, हाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उस पर राज्यसभा को चर्चा करने का अधिकार नहीं, वहाँ चर्चा नहीं होता। बिल्कुल सही दिया गया है, ये दिया गया है, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये गलत है बच्चों। दरअसल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात देखा जाए तो बजट से संबंधित जो बातें हैं राज्यसभा में भी चर्चा होता है, उनके भी सदस्य उस पर कि बजट में ये बातें, ऐसा ये भी है। तो रॉन्ग है, सही जवाब है 1 और 2, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा बी। और नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6th, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू, यानी हिंदी होगा किसके माध्यम से पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कार्यों पर नियंत्रण करते हैं। देखा जाए, फर्स्ट है, पहला है एडजॉर्नमेंट मोशन, हिंदी होगा काम रोको प्रस्ताव। बच्चों, काम रोको प्रस्ताव तब लाए जाते हैं अपोजिशन के द्वारा, विपक्ष के द्वारा काम रोको प्रस्ताव तब लाए जाते हैं जब कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर चर्चा नहीं हो रहा है और बहुत सीरियस गंभीर है, जो समाज के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी जीवन सुरक्षा इत्यादि से संबंधित। तो ऐसे में एडजॉर्नमेंट मोशन लाए जाते हैं और इसके द्वारा कंट्रोल होते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पर, सरकार पर। क्वेश्चन आवर जो होता है ये लोकसभा में चलता है 11 से 12, राज्यसभा में 12 से 1। तो क्वेश्चन आवर के द्वारा भी मंत्री के अगेंस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके द्वारा भी सरकार की कमियां उजागर होती हैं, सरकार पर कंट्रोल होते हैं।
नेक्स्ट होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया और उस पूछे गए क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछने वाला मेंबर सेटिस्फाई नहीं है तो अगेन क्वेश्चन पूछेगा, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके द्वारा भी कंट्रोल नियंत्रण इन पर होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जवाब होगा डी, 1 2 3 सभी सही है। और इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन। अर्थात नीचे जो व्यवस्था दिए गए हैं उनमें से कौन सी व्यवस्था है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन अच्छे से डिफाइन हो सकता है, अच्छे से वो उनकी चर्चा करके समझा जा सकता है। इसमें दिया गया फेडरलिज्म। बच्चों देखा जाए फेडरलिज्म का जो नेचर है, अथॉरिटी का डिवीजन किया गया है, बट ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल नहीं होगा, उसका पहचान, उसका नेचर, प्रकृति नहीं होगा। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देखा जाए तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जनता के लिए बड़ी सुगमता, बहुत आसानी से सभी व्यवस्थाएं हैं ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। आगे का ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, इस पर भी बातें कर लें। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन जो होता है, एक बड़ा ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को, अपनी जिम्मेदारी जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो समय से काम नहीं हो पाते हैं, इसलिए पावर डेलीगेट करता है बड़ा ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को, पावर डेलीगेट करता है और जिम्मेदारी भी, जो काम है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में है, प्रशासन में, ये शासन में नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये भी गलत जवाब है, सही जवाब एक ही है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। इसका मीनिंग हुआ कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जो निर्वाचित सुनिश्चित होते हैं उनके लिए व्यवस्था है कि टोटल वोट का 50% अचीव करना चाहिए, प्राप्त करना होगा। ये गलत जवाब है। ये ऐसी व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि लोकसभा के इलेक्शन हो या विधानसभा तो निर्वाचित वही अनाउंस हो गया, सुनिश्चित हो गया, डिक्लेयर होगा जो टोटल पोल्ड वोट का 50% पाया हो। ये गलत है। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर टू द अपोजिशन। बच्चों ये भी रॉन्ग है, क्योंकि भारत के संविधान में नहीं दिया गया है कि स्पीकर मेजॉरिटी पार्टी का होगा। संविधान में व्यवस्था है कि स्पीकर आफ्टर इलेक्शन जब ओथ होंगे प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, ओथ के बाद लोकसभा फर्स्ट सीटिंग करेगी और फर्स्ट सीटिंग में प्रेजेंट मेंबर अपने में से किसी को चूज करेंगे, चुनेंगे, किस रूप में, एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो किसी पार्टी की बात नहीं की गई है कि मेजॉरिटी का होगा या जिसका होगा, मेंबर जो प्रेजेंट होंगे फर्स्ट सीटिंग में चुनेंगे उनके द्वारा। तो ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये रॉन्ग है। अर्थात क्वेश्चन का जवाब होगा डी, नाइदर वन नॉर फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए, यानी मत देने का अधिकार, जो निर्वाचन के लिए, निर्वाचित होने के लिए मत देने का जो अधिकार है, कौन सा अधिकार? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट। बच्चों फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल हैं 12 to 35 कहीं चर्चा इसका नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं। नेक्स्ट है नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार, ये भी गलत है, नेचुरल राइट्स नहीं है मत देने का अधिकार। और नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिल्कुल सही है। तो मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, जो व्यक्ति मताधिकार हमारे देश के संविधान में व्यवस्था है। नेक्स्ट है लीगल राइट, ये भी गलत है, सही जवाब है संवैधानिक अधिकार लीगल राइट। तो इस प्रकार से बच्चों देखा जाए
तो आज के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन में क्वेश्चन जो थे मैंने प्रत्येक दिन के जैसे आज भी ये डिस्कस हुआ और आगे भी ये परंपरा इसी तरह चलता रहेगा। क्वेश्चन जो भी होते हैं हमारे यहाँ ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जो टीचर डिस्कस करते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट टाइम पूछे गए हैं किसी एग्जामिनेशन में, पीसीएस में, आईएएस में ऐसा, या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक आदर्श प्रश्न के रूप में, आइडियल क्वेश्चन के रूप में, यानी संभावित क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों देखा जाए ये लास्ट क्वेश्चन था, आपने देखा, और इसी के साथ क्वेश्चन आंसर ये सेशन आज एंड होता है, समाप्त होता है। ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म से की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान, आप जुड़े रहिए। और जैसा कि आप जानते हैं 2 बैचेस इस समय चल रहे हैं सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस एंड आईएएस के, और आप ही लोगों की डिमांड, आप ही लोगों के मांग पर ये सेशन शुरू हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी जो आपका सलाह परामर्श होगा, सुझाव अपना देंगे, लेकिन जुड़े रहें, मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें, सिलेक्शन पावें। थैंक यू। ई एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपसे उम्मीद है। ओके।